हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर कभी भी दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन का केस। सपोज क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन गिवन है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये सभी चीज़ों का वैल्यू लिखना होगा। तो देखिए a1 का मतलब होता है ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर x का क्या कोएफिशिएंट है, तो आप लोग देखेंगे x का कोएफिशिएंट है 2। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के बाजू में जो नंबर रहता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो a1 का वैल्यू आएगा 2। उसी तरह b1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का क्या कोएफिशिएंट है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो वेरिएबल y है इसके यहाँ पे इसके साथ में कोई नंबर नहीं है। अगर y के साथ में कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 है। सो b1 का वैल्यू रहेगा 1। c1 का मतलब होता है कांस्टेंट। आप लोग यहाँ पे जनरल इक्वेशन देख सकते हैं a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो आप लोग देखेंगे इक्वल टू इक्वल्स के बाजू में जो नंबर रहता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 5। सो c1 का वैल्यू आएगा 5। उसी तरह a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर x का क्या कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन के अंदर y का क्या कोएफिशिएंट है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद c2 मतलब सेकंड इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 8। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले a1/a2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए a1/a2 का वैल्यू क्या रहेगा, a1 का वैल्यू है 2। सो 2/a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू है 3। सो a1/a2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2/3। उसके बाद अब आपको क्या करना है, b1/b2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए b1 का वैल्यू है 1, सो हम लिखेंगे 1 एंड b2 का वैल्यू है 2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो a1/a2 का वैल्यू है 2/3, b1/b2 का वैल्यू है 1/2। ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, दोनों डिफरेंट है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, मतलब a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, a1/a2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके बाद b1/b2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर दोनों का वैल्यू डिफरेंट आता है इसका मतलब जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 2/3 है, b1/b2 1/2 है, मतलब दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो इस वजह से ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए सपोज क्वेश्चन है 2x + y = 5 एंड 4x + 2y = 8। आपको क्या करना है, सबसे पहले a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करना है। लेकिन a1/a2 एंड b1/b2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको a1 b1 c1 ये क्या है उन चीजों का आइडेंटिफाई करना होगा। तो a1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, सो ये है 2। b1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, सो यहाँ पे है 1। कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पे 5। a2 मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, तो ये है 4। b2 का मतलब क्या होता है सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, सो वो है 2। c2 का मतलब क्या होता है सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, सो वो है 8। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या है, a1 है 2, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। a2 क्या है, a2 है 4। इसका आंसर आया 2/4। 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो 1/2 इसका फाइनल आंसर आएगा। सो a1/a2 का आंसर आया 1/2। a1/a2 कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, b1/b2 कैलकुलेट करना है। तो आप लोग देखेंगे b1 का वैल्यू है 1 एंड b2 का वैल्यू है 2। अब आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए a1/a2 का वैल्यू है 1/2, b1/b2 का वैल्यू है 1/2। सो यहाँ पर a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू सेम आया,
इसका मतलब ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 का वैल्यू एंड b1/b2 का वैल्यू डिफरेंट आना चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पे कंडीशन देखा कि a1/a2 का वैल्यू एंड b1/b2 का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो ही यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, c1/c2 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू है 5, c2 का वैल्यू क्या है, c2 का वैल्यू है 8। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो a1/a2 का वैल्यू इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का वैल्यू डिफरेंट है। तो आप लोग यहाँ पे कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू इक्वल है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल है c1/c2 के। सिंपल लैंग्वेज में अगर a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू इक्वल रहे लेकिन c1/c2 का वैल्यू डिफरेंट रहे तो उस केस में जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहती है उसका नो सॉल्यूशन रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, वापस से रिपीट करता हूं, अगर a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू सेम है लेकिन c1/c2 का वैल्यू डिफरेंट है तो उस केस में जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है उसका नो सॉल्यूशन रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट केस देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, कैसे आइडेंटिफाई करें कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखिए सपोज क्वेश्चन है 2x + y = 5 एंड 4x + 2y = 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट वो है 2, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो है 1, c1 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म वो है 5, a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट वो है 2, c2 सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सो वो है 10। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए a1/a2 = 2/4, a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4, 2/4 का फाइनल आंसर आएगा 1/2 बिकॉज 2 1 2 एंड 2 2 4। सो a1/a2 कैलकुलेट किया, उसके बाद b1/b2 कैलकुलेट करना है। b1/b2 कैलकुलेट किया, b1 का आंसर है 1 एंड b2 का आंसर है 2, सो b1/b2 हो गया 1/2। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है, मीन्स दोनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्या, नहीं, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू डिफरेंट आता है तो जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगी उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेम आंसर आ रहा है। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, c1/c2 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए c1 का वैल्यू है 5, c2 का वैल्यू है 10, ये हो जाएगा देखिए 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए a1/a2 का वैल्यू है 1/2, b1/b2 का वैल्यू है 1/2 एंड c1/c2 का वैल्यू है 1/2। मतलब यहाँ पे तीनों का आंसर सेम है। अगर तीनों का आंसर सेम रहता है तो हम कहते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 का आंसर इक्वल रहना चाहिए b1/b2 के एंड इक्वल रहना चाहिए c1/c2 के। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें।